अच्छा अंकल, आप ये बताइए हमें कि आपके बीच और शुभम सर के बीच कैसा बॉन्डिंग था? बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। वो कोई भी बात मुझसे छुपाता नहीं था, मुझे शेयर करता था, और कुछ भी उसके मन में होता था ना, तो बहुत इजीली एज ए फ्रेंड मेरे साथ वो शेयर करता था। और कोई हेजिटेशन कुछ नहीं, जो है वो एक्चुअल, और उसकी इच्छा मेरे लिए ईश्वर का आदेश जैसा रहता था। वो जो कुछ भी कहता था ना, उसको पूरा करने के लिए हमेशा यस, लेकिन पूरा अवसर नहीं मिला। सर आपको कब पता चला कि शुभम सर आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं? एक्चुअली जब वो इंटरमीडिएट पास किया तो उसके मार्क्स ठीक थे, तो उसने ऑनलाइन टीएस में अप्लाई किया। मेरी एक बार चर्चा हुई थी, तो उसने एनडीए में भी अप्लाई किया, और एनडीए का जो प्री होता है उसको दिलाने के लिए मैं दिल्ली ले गया था। मैं उसके साथ गया था, तो वहाँ एग्जाम देने के बाद इच्छा उसकी जागी थी। मेरी इच्छा थी कि वो आईएएस पीसीएस यूपीएससी करे, तो उसको दिल्ली भेजा था। और दूसरे में जब उसका एडमिशन हो गया, इसी बीच एनडीए का भी रिजल्ट आ गया था और टीएस का भी रिजल्ट आ गया था। टीएस का जब एसएसबी के लिए उसको कॉल किया गया, तो दिल्ली में ही था, तो उसका फोन आया कि पापा एसएसबी के लिए डेट फिक्स हो गई है। उसने कहा एसएसबी देने जाना है तो ठीक से क्यों नहीं जाए? तो मैंने कहा ठीक से जाओ, क्या करना है। यहाँ कोई एक कलसी कोचिंग है, मिस्टर कलसी हैं कोई, उनकी कोचिंग है, वो 14 दिन की एक कोचिंग कराते हैं, तो एक बार आप आ जाओ तो डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं दिल्ली गया, मैं 2-3 कोचिंग्स में बात की, लेकिन एक ही कोचिंग में कलसी उसको पसंद आई, और वहाँ 14 दिन का एसएसबी से पहले का एक ट्रेनिंग टाइप कुछ इस तरह के बताते हैं, तो उसने वो ज्वाइन किया था। और उसके बाद वो जब गया था, तो मैं उसके साथ गया था इलाहाबाद बोर्ड था उसका, टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए। तो वहाँ प्लेटफॉर्म पर सुबह 6 बजे जो भी ड्रेसअप बताया था आर्मी ने, वो पहन के गया वो। तो उसने कहा बाबा 4 बजे तक इंतजार करना, अगर 4 बजे के बाद मैं कॉल करूंगा, या तो एक हफ्ते के लिए रुक ही जाएंगे, नहीं तो फिर हम शाम को 4 बजे वापस आ जाएंगे। 4:30 बजे उसका कॉल आया कि आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू, पूरा 1 हफ्ता लगेगा, तो आप क्यों रुकते हो, आप निकल जाओ। वापस आ गया। वहां से लौट के आया जब वो सेलेक्ट हो गया, और जब वो लौट के आया तो उसमें परिवर्तन था। क्या परिवर्तन? उसको लगा, मुझे उससे बातचीत करने में लगा कि वो कुछ डिफरेंट विद अदर्स करना चाहता है। उसने कहा आर्मी ज्वाइन करूंगा, और आर्मी में ज्वाइन करूंगा तो अच्छे से बेस्ट इन्फेंट्री, या मतलब वही दिमाग में था कि अच्छा करना है। तो जब उसका सिलेक्शन उसमें हुआ, उसका थोड़ा सा 1.5-2 किलो वेट कम ज्यादा था एज पर गाइडलाइंस ऑफ आर्मी, तो उसको टाइम मिला था 42 डेज का, और मेडिकल सर्टिफिकेट उसके बाद उसको लेना था यहीं दिल्ली से। वो आगरा आ गया था, उसने फिर यहाँ आगरा के जुनून था, उस जुनून दिखा कि उसने वो वेट जो उसको 1 महीने में कम करना था, 10-12 दिन में उसने कम कर लिया था, और फिट हो गया था, बहुत रनिंग करता था। उसके बाद जब सेलेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, कितने में एनडीए का आ गया, तो एनडीए की एसएसबी में भी गया। वहाँ सर एनडीए भी क्रैक किए तो ओटीए भी किए थे? हाँ, नहीं, एनडीए और टीएस टेक्निकल एंट्री स्कीम 2 माध्यम है आर्मी में जाने के, और भी हैं, लेकिन आफ्टर इंटरमीडिएट एनडीए में भी सेलेक्ट हो गया, तो और फिर ये दुविधा आई कि कहाँ जाए। उसकी इच्छा थी कि मैं एनडीए जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो चाहता था कि एनडीए मीन्स वेरी हार्ड एकेडमी एंड टफेस्ट ट्रेनिंग, तो मैं वही करूँगा। लेकिन हमारे कुछ जानने वाले आर्मी ऑफिसर्स थे, उनसे राय ली, तो उन्होंने कहा कि ये अच्छी एकेडमी है टीएस, और ओटीए गया जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसमें बीटेक कराते हैं, वो सारे बेनिफिट्स कुछ बताए, इंक्रीमेंट्स अच्छे होते हैं, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है, आर्मी हाईटेक हो रही है, आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेंगी, आगे फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए भी मिलेगा। तो ये बात एग्री, और उसने अपनी इच्छा की जगह हमारी इच्छा को पूरा किया। हम भी चाहते थे कि वो टीएस में ही जाए, और उसने फिर टीएस ज्वाइन किया। तो उसके बाद आपको कैसे पता चला कि पैरा में जाने वाले हैं, या फिर पैरा? ये पता नहीं चला, ये तो उसने मुझे कहा था जब वो सिग्नल्स में जब कमीशन होके गया, तो ही वाज डिसअपॉइंटेड,
उसको लगा कि सिग्नल्स इज नॉट फॉर मी। के लिए नहीं है। हाँ, उसने कहा मुझसे कि whenever he was in पानागढ़ कोलकाता, तो उसने वहाँ से मुझे फ़ोन किया कि मैं एक एग्ज़ाम है मेरा, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ और उसको एग्ज़ाम देने मुझे कोलकाता जाना है पानागढ़ से। तो एग्ज़ाम देने गया तो मैंने पूछा क्या हुआ, क्या हो जाएगा। एग्ज़ाम भी जब उसका हो गया, उसकी परमिशन, पहले तो उसने बोला मुझे परमिशन मिल गई है सीओ से, तो मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया, रिजल्ट भी आ गया 1 महीने बाद उसका। तो उसने कहा मैं एक कोर्स करने जा रहा हूँ, मुझसे हर बात बताता था और मुझे ये नहीं मालूम था कि वो कोर्स ये पैरा का कोर्स है या इतना हार्ड होता है, रिवीजन करने जा रहा है। लेकिन जब वो चला गया और कर भी लिया, करने के बाद जब वो छुट्टी आया तो उसके साथ कैप्टन अर्चित भी उसका एक सीनियर था, वो भी आया। उसका बर्थडे था जब वो आया यहाँ, तो हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो बर्थडे में जब उसको मौका मिला बोलने का, तब उसने ये बात बताई और ये अर्चित ने बताया था कि आप लोगों को पता नहीं है इसने क्या किया है। और इस तरह से तब जानकारी हुई। तो तब फिर हमने उससे पूछा भी, तो उसने कहा कि यूट्यूब देख लेना पैरा के बारे में क्या होता है। तो मैंने जब वो यूट्यूब पे देखा तो मुझसे उसने ये कहा कि मम्मी को मत बताना, टेंशन क्यों, मम्मी को मत बताना। और वो मैंने देखा तो शॉक्ड कि ये कर लिया तुमने। रहना है तो टॉप पे रहना है, जहां भी रहना है टॉप पे रहना है और बेस्ट और डिफरेंट विद अदर्स। इसका मैंने कहा ये 1-2 बार मैंने कहा कि इतना क्यों रिस्क लेते हो, इतना क्यों करते हो, कुछ नहीं, सब हो जाता है। पीछे नहीं आते थे ना, एक ही बात कहता था, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट्स अ गेम ऑफ माइंडसेट। आप जैसा सोच लेते हैं हो जाता है, बट आपको यहाँ क्लियर करना है, ये तो अपने आप चलेगा। इसको तो यही चलाता है। हाँ, मैं काफी इंस्पायर भी हुआ था उसकी बातों से और ही वाज वेरी गुड सन एंड फ्रेंड आल्सो। सोशल मीडिया कैसा था सर? सोशल तो अपने को आर्मी में जाने के बाद तो खैर सबको बताता ही नहीं था और इस बात पर आपत्ति करता था कि हम लेके जाते थे। तो हमें तो प्राउड होता था कि बेटा आर्मी ऑफिसर है, तो हम कहीं लेके जाते थे तो इंट्रो कराते थे, इंट्रोड्यूस। तो मना करता था कि नहीं मुझे इंट्रोड्यूस मत कराया कर। और उसके पीछे उसने बाद में हमको रीजंस भी बताए। मैं हर जगह अपने को डिस्क्लोज नहीं करता और दूसरा इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि हमारे अपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं और मैं जिस फोर्स में काम करता हूँ और जिस स्थान पर काम करता हूँ वहाँ चीज़ें छुपा के रखनी पड़ती हैं, अपने को बदल के भी रखना पड़ता है। तो उसने मुझे ये भी बताया कि हम क्यों ऐसा वेश रखते हैं, सारी चीज मुझे शेयर की। 1-2 बात ये भी आया, मैंने कहा यार ये इतना रिस्क ठीक नहीं है। तो उसने ये भी कहा कि पापा अच्छा कोई तो करेगा ना, कोई करेगा तो फिर मैं क्यों नहीं। और ज्यादा चिंता करने की, ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबकी डेट फिक्स है, आपकी भी डेट फिक्स है और मेरी भी डेट फिक्स। अब इतना कह दे तो फिर अंदर से हिल गया। मेरे सामने कई ऐसे अवसर आए कि मैंने उसको फॉलो किया एज ए प्राइवेट काउंसिल। क्रिमिनल साइड में वकालत कर रहा था लगभग 90 से। 2017 में एक अवसर आया, अपॉर्चुनिटी आई कि यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आपको हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल बनाते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल्स। इट्स अ वेरी रेपुटेड एंड prestigious designation and have a good protocol also। तो मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं बनना, क्योंकि गवर्नमेंट काउंसिल बनने के बाद मैं प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी जो है प्राइवेट प्रैक्टिस खराब हो जाएगी। तो मैंने उसको शेयर किया, मैंने कहा ऐसा ऐसा मौका है। तो उसने मुझे बताया कि मना नहीं करना चाहिए, आप गवर्नमेंट एडवोकेट बनो। और उसमें ज्यादातर सरकारी वकील मतलब बिकता ही बिकता है, इस परसेप्शन के कारण मैं मना कर रहा था, इमेज अच्छी नहीं रहेगी। तो ना नहीं, इमेज को बदलो ना, परसेप्शन बदलने के लिए ही तो मौका मिला है। आप ज्वाइन करो और नाम के लिए काम करो, दाम के लिए काम करो, अपने आप परसेप्शन बदलेगा। तो मैंने 17 सितंबर 2017 को
ज्वाइन किया, तब से उसी दिन पहले दिन मैंने ये कमिटमेंट किया था, व्हेनेवर आई सिट ऑन दैट चेयर, मैं ऐसा काम करूंगा जो उदाहरण बने, कोई रिश्वत करके मुझे छू नहीं पाएगा। और उसी की वजह से कमिटमेंट लिया और वो कमिटमेंट आज तक पूरा है। आज भी मैं हूँ उसी पद पर हूँ तब से लगातार आज तक, और रिश्वत मुझे छू नहीं पाई। आज हिंदुस्तान भर में अगर मेरी कोई पहचान है तो मैं कैप्टन शुभम गुप्ता का फादर हूँ। बसंत गुप्ता इज नथिंग। कितना प्राउड होता है अंकल कि आज के वक्त में आप आई फील प्राउड एवरी टाइम। और मैं एक बात और बता दूं कि मुझे भरोसा है कि जीवन भर मुझे मेरे वो साथ रहे हमेशा। हमने जो चाहा नहीं, हमें जो उम्मीद नहीं थी, उससे भी ज्यादा बड़ा उसने बता, उसकी एक एक बात कान में गूंजती है तो प्राउड फील होता है। अंकल लास्ट टाइम सर से आपकी क्या बात हुई थी, कब हुई थी? 21 नवंबर को सुबह जब मैं कोर्ट जा रहा था तो उनसे बात हो रही थी। सुबह अक्सर उससे बात नहीं होती थी, रात को ही बात होती थी, और कभी कभी दिन में फ्री होता था तो इनसे बात हो जाती। तो मैं सुबह, उन्होंने कहा पापा आगे बात कर ले, तो मैंने बात की। तो ठीक है पापा, शाम को डिटेल बात करते हैं, अब आपको भी जल्दी है, मैं भी खाना खा रहा था, तो मैंने कहा खाना खा के मैं निकलूंगा, लेट हो जाऊंगा, और बताओ क्या हाल चाल है? बस ठीक है, बस जल्दी आता हूँ, एक बड़ा काम है उसे करके जल्दी आता हूँ, मैं उसके लिए कई दिनों से लगा हूँ, और जैसे ही वो हो जाता है तुरंत आता हूँ। तो मैंने कहा यार ये भेजा था, वो भेजा था, ये देख लेना। यार पापा आके बात करेंगे, सब देखेंगे, अभी रुको, किसको आता हूँ, अभी 2-3 दिन बाद ही आता हूँ। यही उस दिन लास्ट बात। तो उस ऑपरेशन के बाद सर छुट्टी आने वाले थे? उस ऑपरेशन के बाद छुट्टी आने का था, उसका ऑपरेशन का था क्या, जो भी वो 2-4 दिन की छुट्टी की बात करता था, बताता कुछ नहीं था क्या ऑपरेशन है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो अब हमको पता चल रहा है कि लोग क्या करते हैं। पैरा का काम क्या एक्चुअली में हुआ, भी आपको आइडिया हुआ होगा सर? अब आइडिया हुआ है, अब आइडिया हुआ है। अंकल सेना मेडल के दिन आप जब फोन आया आपको कि सर के नाम से सेना मेडल मिलने वाला है, फिर आप जब वहां पे गए, जब आपको सेना मेडल मिला, कैप्टन शुभम गुप्ता को इस सर्वोच्च बलिदान, विशिष्ट बहादुरी एवं अनुकरणीय साहस के लिए सेना मेडल वीरता मरणोपरांत से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी वीर माता श्रीमती पुष्पा गुप्ता एवं वीर पिता श्री बसंत कुमार गुप्ता। इस बीच अंकल आपके दिमाग में क्या चल रहा था और क्या चल रहा था आपके माइंड में? मेरे दिमाग में केवल उस समय यही था कि उसने जो सम्मान हमको दिया है, ये हमारे जीवन में संभव नहीं था। इतना केयरिंग आर्मी के द्वारा करना, इतना सम्मान देना। और मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ श्री उपेंद्र द्विवेदी जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता द्विवेदी, उन दोनों का बहुत शुक्रगुजार अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत सम्मान दिया। अपने साथ बातचीत करते रहना, अपने साथ रखना, अपने साथ बैठा के लंच कराना, अपने साथ डिनर कराना, 2-2, 3-3 बार ऑनर करना, और उसके साथ साथ हर बार ये कहना कि हम हैं, आर्मी आपके साथ है, ये सब आपके बेटे हैं, आपको फील नहीं होने देंगे। और वहाँ जितने ऑफिसर्स थे उन सब ने भी, जितने आर्मी के सोल्जर थे, सब ने ये महसूस कराया सेना डे के दिन। और उस आर्मी डे में जाने के बाद पहली बार पता चला कि ऐसा भी होता है। कि क्या थे सर? क्या था वास्तव में, उसने अलग हटके तो किया ही, अलग हटके करने के साथ साथ हमारे लिए बहुत कुछ किया है। पूरा सम्मान जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर के लिए। जो वो हमारे साथ मौजूद रहता तो उतना नहीं करता, उससे ज्यादा कर गए। अंकल बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि आज के वक्त में शुभम सर जो करके गए, वो तो आज के टाइम में पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, लेकिन आप पेरेंट्स होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि ये क्वालिटी उनके अंदर थी तो ये लोगों को सीखना चाहिए उनसे? आज पुत्र की कमी तो खलती है, लेकिन एक बेटा पूरे देश में नाम करेगा तो उस समय कॉलर ऊंचा होता है। अपने आप प्राउड फील तो होता ही है, साथ ही इस बात पर गर्व होता है कि हम अपने बेटे के नाम से जाने जा रहे हैं। देशवासियों को केवल इतना कहना चाहूंगा कि देश की सेवा में अगर कोई सर्वोच्च बलिदान देता है, अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देता है, तो देश के लोग उसको भूलते नहीं हैं। देश के लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, देश के लोग उसका सम्मान करते हैं। ये भारतवर्ष उस परिवार के साथ हमेशा खड़ा देता है। फील्ड कोई भी हो, फील्ड आर्मी का भी हो सकता है,
शिक्षा जगत में भी आप अच्छा करेंगे, आप खेल के मैदान में भी अगर भारत को सम्मान दिलाएंगे और भारत के लिए अपने अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन करेंगे तो वह भी आपको सम्मान प्रदान करेगा, उसी सम्मान की नज़र से देखा जाएगा। तो हमेशा अगर बलिदान के लिए अवसर आए, अगर अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने के लिए मौका मिले तो संतान को या परिवार के लोगों को, किसी को डिसअपॉइंट करने की बजाय उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे आगे बढ़ने का साहस देना चाहिए, उसको हिम्मत देनी चाहिए कि नहीं तुम करो, हम तुम्हारे साथ। तो ऐसे अवसर पर जहां रिस्क ज्यादा होता है, ऐसे अवसर पर जहां कोई संशय होता है, जीवन को खतरा होता है, वहां फैमिली के लोग, समाज के लोग कदम पीछे हटाने को सलाह देते हैं। तो ऐसी सलाह देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे ही सलाह देंगे तो हमारी सीमाएं कैसे सुरक्षित होंगी और हमारे इस देश में रहने वाले लोग जो निर्भीक रूप से शांति से सोते हैं वो सो नहीं पाएंगे। ऐसे वीर जब हैं तो ऐसे वीरों को हमेशा अवसर आने पर मैं चाहूंगा देशवासियों से कि उनकी पीठ पर हाथ रखकर उनके साथ खड़े रहें। अंकल शुभम सर क्या बच्चों में भी इतने बहादुर थे? शुभम बचपन में तो ऐसा नहीं था, लेकिन कमिटमेंट वाला था, डेडिकेटेड था, और उसे अगर कोई कुछ कहता था तो प्रयास उसका ये रहता था कि मैं इससे दूर रहूं, लेकिन कोई ज्यादा छेड़ता था तो उसे छोड़ता नहीं था। उसकी आदत थी अपने से कोई पंगा लेना नहीं, और अपने को कोई अगर ज्यादा ही पंगा लेगा तो फिर उसे छोड़ना। एक चीज मैं आपको बता दूं कि वो अभावों में भी अगर रहता था और प्रभाव में भी रहता था तो उसकी नेकनियति, उसकी ईमानदारी पर कोई असर नहीं। हम उसकी एक बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि जब वो 12th की तैयारी कर रहा था, 10th का भी बोर्ड था, तो हमारे यहाँ जब टोरेंट एक कंपनी जो है वो आई, इलेक्ट्रिक सप्लाई वाली, तो उसके आते ही जो बिल्स थे, बिजली के बिल बहुत बढ़ गए। तो मैं उससे कहता था यार कि बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आने लगा है। एक दो बार मैंने चर्चा की तो उसने ये कहा कि जलेगी बिजली तो आएगा, एसी चलेगा तो आएगा, पंखा चलेगा तो आएगा ही, बिल कम चलाते हैं। तो मैंने कई बार ये देखा कि भयंकर गर्मी होती थी और वो बिना पंखा चलाए, बिना एसी चलाए अपने कमरे में पड़ा, तो बिल कम है कि बिल कम है। कमिटमेंट था, मतलब उसकी ईमानदारी को कोई समस्या प्रभावित नहीं कर सकती। झूठ से बहुत चिढ़ था, कभी झूठ बोलना नहीं, जहाँ जाना है वहाँ जाना है, जिसके साथ दोस्ती है उससे दोस्ती कोई निभाना है, मतलब उस तरह का छल फरेब नहीं था कतई। और ऐसा भी नहीं था कि उसके जरूरत है और हमारे पास अगर कोई चीज उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए वो मन भी नहीं बनाता। अपनी इच्छा अगर उसकी होती थी तो जो हमें तो बताता था, तो हम तो सक्षम थे सब कुछ करने के लिए, लेकिन फिर भी वो बहुत मितव्य ही था, बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची है वो सब करना उसकी आदत है नहीं। अंकल हमने देखा कि आप सर के अभी नाम से स्टैचू भी आप लोग बनाए हैं, वो कहाँ बनाए और कब आप उसे स्थापित करने वाले हैं पूरा? अभी जो हमारा गांव है यहाँ से 2 किलोमीटर, गांव के बॉर्डर पर ही एक लैंड है गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट ने दी है इसके नाम से। उसमें शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता स्मृति उपवन के नाम से उसको डेवलप करने का हमने काम दिया है। उसकी बाउंड्री वॉल हो गई है, उसमें हमने एक मेमोरियल डेवलप करने का मन बनाया है, काम चल रहा है, स्टैचू वहाँ लग गई है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी समय देंगे इस फरवरी के पहले हफ्ते के बाद, तो संभवतः उसका लोकार्पण होगा। गवर्नमेंट से पूरा सहयोग हमको मिला है। हमारे छोटे से अनुरोध पर ही योगी जी ने कैप्टन शुभम गुप्ता के नाम पर हमारे घर के पास जो मेट्रो स्टेशन है उसको उन्होंने नामित भी किया है, और उसके साथ साथ जो सम्मान की दृष्टि से मिल सकता है वो पूरा सहयोग करना। हम परिवार के लोग हैं, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमें उसने बड़ा बनाया है, तो हमने भी ये संकल्प लिया है कि उसके जन्मदिन के दिन हम बड़ा आयोजन शहर में करते हैं। उसके पुण्यतिथि वाले दिन 22 नवंबर कभी भी आएगा तो उस दिन शहर में बड़ा आयोजन
हम करते हैं, हजारों लोग उसमें शामिल होते हैं। अभी 22 नवंबर को जो प्रथम पुण्य दिवस उसका था, अनूप जलोटा जी आए थे, पूरा शहर उमड़ा था। सूर्य सदन हमारे यहाँ सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, वो ओवर क्राउडेड था। सबने लोगों ने 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक सबने सुना। आगे भी हमारा विचार है कि हम किसी बड़ी हस्ती को बुलाएंगे और उस दिन कार्यक्रम करेंगे। हमारे यहाँ एक संस्था है, उन्होंने संकल्प लिया है कि हर 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर उसका जो कैप्टन का मेट्रो स्टेशन है वहां से लेके उसके मेमोरियल तक एक तिरंगा यात्रा वो हर वर्ष निकालेंगे। इस वर्ष भी उन्होंने 15 अगस्त को निकाला था। हजारों लोग उसमें शामिल थे। पैदल सारे लोग तिरंगा झंडा लेकर चलते हैं। कितना डिस्टेंस होगा अंकल दोनों? 3 किलोमीटर पैदल मार्च। हाँ, और हजारों यूथ उसमें शामिल होता है। अभी एक युवा शक्ति संगठन, आगरा के यूथ का बड़ा संगठन है, उन्होंने अपना अभी राष्ट्रीय अधिवेशन कैप्टन शुभम गुप्ता के मेमोरियल पर किया था। 12 जनवरी को जो युवा दिवस था उस दिन उन्होंने किया था। प्राणों के न्यौछावर करने वालों की तो एक लंबी फहरिस्त है आगरा में। बहुत से हमारे वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया है, लेकिन मेरे शहर ने, मेरे आगरा ने कैप्टन शुभम गुप्ता को बहुत ज्यादा मान सम्मान दिया। उसका कोई भी छोटे से छोटा कार्यक्रम होता है उसमें हजारों लोग मौजूद रहते हैं। खुद ही जो अखबारों में, समाचार पत्रों में, होर्डिंग्स में जो जानकारी मिलती है सब लोग आते हैं। शासन प्रशासन का भी अभूतपूर्व सहयोग रहता है। हमारे लिए भी ये हर वर्ष का बड़ा काम रहेगा। 2 दिन जैसे मैंने बताया, बर्थडे पर और उसकी पुण्यतिथि। जब भी मौका मिलेगा तब हम उसे अपने साथ जीवंत रखने का काम करेंगे। जब तक हम हैं तब तक वो हमारे साथ रहे। अंकल 22 नवंबर को ऐसी क्या घटना हुई थी कि सर हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए? उसने जो प्रण लिया था कि डिफरेंट विद अदर्स करना है, ऐसा मौका जब उसे मिला तो उसने कदम पीछे नहीं उठाई। अपने साथियों के साथ उनकी रक्षा करने का जब अवसर आया और जब भीषण फायरिंग हो रही थी तो उस भीषण फायरिंग में भी फायरिंग भी की, आतंकवादी को घायल भी किया और अपने साथियों को वहां से बचा के भी लाया। उसी दौरान जब अटैक दोबारा किया तो वो कुछ ऐसी नौबत आ गई कि जवाबी फायरिंग में उसको एक गोली लग गई। वो चाहता तो कुछ और भी सोच सकता था, लेकिन उसने वही सोचा जो वो करना चाहता और वही करते करते सर वीरगति को प्राप्त हुए। और वही किया जो उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी। अपने अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए उसने वीर गति को पूरा। अंकल उस वक्त ये खबर आपके पास कैसे आई और आप कहाँ थे उस वक्त? मैं एक शोक सभा में था। उन्हें 4 बजे जब फोन आया, कर्नल उनकी यूनिट से बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि एक ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन में कैप्टन शुभम गुप्ता को लगी है, बाकी को हॉस्पिटल में हम प्रयासरत हैं, आप परेशान न। लेकिन उनके वर्ड्स सुनते ही मुझे आवाज हो गया था कि कुछ बड़ा घट गया। मैं तुरंत बीच में से उठा, बाहर आया, गाड़ी में मैंने बेटे को फोन लगाया, छोटे को, तो इसको भी खबर मिल गई। वहां से घर तक पहुंचना मुश्किल हो गया। बलिदान होने का समाचार था। यहाँ आए हम, जानकारी और मिली। अल्टीमेटली 2 घंटे बाद आर्मी ने डिक्लेयर भी कर दिया, जबकि वो सब कुछ 12 बजे तक हो चुका था। उनकी भी अपनी एक प्रक्रिया होती है। सब लोग ऑफिसर्स आ गए थे, बहुत सारे लोग आ गए थे, उन सब पता है। अंकल शुभम सर से आपको बात की हुए लगभग साल भर से भी ज्यादा हो गया। अगर आपको 1 मिनट के लिए ऐसे मौका मिलता है सर से बात करने के लिए, तो आप उनको क्या कहेंगे जो बाकी रह गए हो? बस यही कहेंगे, शाबाश बेटे, अपने को न्यौछावर करके देश का तुमने नाम बढ़ाया है, मान बढ़ाया है, ये जारी रहना चाहिए। ये मौका हर एक को नहीं मिलता। ऊपर वाले ने मौका दिया है कि हम कुछ करें तो वो करना चाहिए। कमी तो खलती है, कमी तो बहुतों को खलती है, लेकिन ये मौका सबको नहीं मिलता। सिंह वालों को मिलता है, ये नसीब वालों को। ये मुझे फील हुआ है, तिरंगा हर किसी को अपने आगोश में नहीं लपेटता। और इससे भी बड़ी बात कि देश के लिए बलिदान देने का अवसर भी हर एक को नहीं मिलता। जाते तो इस दुनिया से रोज डेली समाचार आता है जी, ट्रेन एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, तमाम दैवीय आपदाएं, लोग जाते हैं। लेकिन कोई कैप्टन शुभम गुप्ता की तरह जब जाता है तो फिर अलग तरह का प्राउड भी फील होता है। कमी तो जब तक रहेंगे तब तक फील होगी। लेकिन एक और बात बता दूं कि हर समय मुझे वो मेरे साथ दिखाई देता है। मेरे लिए वो कहीं नहीं गया है, बस फिजिकली वो हमारे साथ नहीं, पर वैसे वो मेरे साथ। और मैं महसूस करता हूँ, मैं फील करता हूँ। जब कोई कठिनाई महसूस होती है, समस्या दिखती है, तो मार्गदर्शक वो दूर करता है, ऐसा मुझे फील होता है।
और फीलिंग्स का ही है। सपने में आते हैं सर? हर समय रोज उसकी तरफ जब देखते हैं ना, अलग से ही फील होता है कि वो है। उसके जाने का तो कष्ट है, लेकिन मन दूसरी तरफ कहता है गया है तो बहुत बड़ा काम करके गया है। बहुत सेफ दिल था। अपने को कष्ट में रखकर, परेशानियों में रखकर हम सबको और देशवासियों को सुरक्षित रखने का जो प्रण उसने लिया, उसको पूरा किया। सर शुभम सर को गाने का शौक था, आपके साथ सर भी गाना गाए? कई बार मुझसे भी कहता था। इन दोनों भाई गाते थे बहुत अच्छे से। गाने के लिए तो समर्पित था। उसके वीडियोस, घर में भी इंस्ट्रूमेंट्स सब वो अपने आप लाना, महंगे से महंगे लाना। कपड़े महंगे नहीं, इंस्ट्रूमेंट। हाँ इंस्ट्रूमेंट। अंकल पासिंग आउट परेड के टाइम आप तो वहाँ थे, जब आप उनके कंधे पे जब पहली बार स्टार देखे तो उस वक्त क्या महसूस हुआ आपको? कितना प्राउड हुआ? बहुत प्राउड फील हुआ, बहुत खुशी हुई। और इतनी खुशी हुई, पूरे परिवार को हम सब वहाँ थे। 8 दिसंबर 2018 गया में जब उसकी पीओपी हुई थी, तो वहाँ का पूरा पीओपी के 2 दिन अलग तरह का ही माहौल, अलग तरह का पहली बार हमने अपनी लाइफ में देखा था। और जो स्टार लगाने का हम जो टीवी पे देखा करते थे, वो जो फिजिकली देखा तो लगा कि हाँ, बेटे ने कुछ स्थान बनाया। बाकी अंकल अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप जैसे लोग जो शहीदों के प्रति इतना समर्पण भाव रखते हैं, शहीद परिवारों की इतनी चिंता करते हैं और अपना कीमती वक्त निकालकर कई सौ किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर से आकर हमारी नहीं और आसपास के शहीदों के प्रति आपने जो सम्मान का भाव रखा है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आपके इस पुण्य और पुनीत कार्य में कहीं भी आपको लगता है कि हम आपके काम आ सकते हैं, तो आप मौका देंगे, अवसर देंगे, तो उसमें भी हम पीछे नहीं हटेंगे। इस काम को, शहीदों के सम्मान को निरंतर आप जारी रखें। समाज कैसा भी है, लेकिन हिंदुस्तान के खून में इस बात का तो एक हमेशा प्रण रहता है कि जो देश के लिए समर्पित हैं, जो देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए मौके पर, अवसर पर अपना अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन करते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा पूरा देश नतमस्तक होकर प्रणाम करता है और हमेशा मान सम्मान के साथ, गौरव के साथ और उनके मान सम्मान के साथ देश खड़ा रहता है। तो ये तभी संभव है जब आप जैसे लोग इतना सारा प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों से जानकारियां जुटाते हैं, लोगों की जानकारियां आप प्रसारित करते हैं यूट्यूब के माध्यम से और चैनल्स के माध्यम से। तो ये पुनीत कार्य है और इस पवित्र कार्य में आप लगे रहिए। हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू, बहुत आभार, धन्यवाद।